पहले सिर्फ मुस्लिम जो सिविलाइजेशन थी वो क्रैश हुई थी, असल क्लैश अब स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो पहले वो मरहलावार मरते थे, अब वो यकदम मर रहे हैं। चाइना ने गेन किया, चाइना ने इसके पीछे किस तरीके से आप इसको चाइना के साथ रिलेट देखिए, करें? नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर वो नया नक्शा दिखाया और बताया कि इंडिया से सऊदीया और ये हम एक रूट बनाएंगे। आप कह लें कि सादा लफ्जों में वो चाइनीज के लिए एक थ्रेट थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर पे यूएन, व्हाई इज इट सो टूथलेस? So they are debating forums, they are not decision makers. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही टाइमली भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और आई एम श्योर कि आज के टॉपिक में जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब, ही विल गिव अस as always very interesting and incredible insights regarding it. टॉपिक है जी इज़राइल एंड मिडल ईस्टर्न कन्फ्लिक्ट और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, पहला क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है अभी? देखिए, ये सादा लफ्ज़ों में ना, पहले जिसको अमेरिकन बयान करते थे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, पहले सिर्फ मुस्लिम जो सिविलाइजेशन थी वो क्रैश हुई थी, असल क्लैश अब स्टार्ट हुआ है। तो जो उनका प्रीएम्प्टिव था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, वो उन्होंने विजुलाइज किया हुआ था, वो अब फिज़िकली स्टार्ट हो गया है। एक चीज़ में शायद वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सके थे, उन्होंने सेपरेटली गिना था मुस्लिम सिविलाइजेशन को और चाइनीज़ सिविलाइजेशन को। लेकिन अब जो क्लैश शुरू हुआ है ये बज़ाहिर मुसलमान सामने है, लेकिन पीछे इसके चाइना ही है। राइट सर, राइट सर। आप इसको मैं गज़ा और उसकी भी बात करूँगा पहले, बट लेकिन ओवरऑल मिडल ईस्ट को ये जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके मुताबिक और आगे, क्योंकि हम आपसे ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर बात कर चुके हैं, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पर बात कर चुके हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करता है? देखिए, कहानी ये भी चल रही है, ये नहीं है कि उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये झगड़ा अभी वही है जिसे आप नई सर जंग कहें और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें कि अब दुनिया पर जो हुक्मरानी है वो दो पावर्स की है। इससे पहले अमेरिकन्स ने ना सिक्योर टाइट किए रखे चाइनीज़ के, वो वियतनाम हो, वो इंडिया के ज़रिए हो, वो जापान के ज़रिए हो, लाइक उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो पाकिस्तान के ज़रिए हो। ये वो महाज हैं जिनको अमेरिकन्स जो हैं वो चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए या बैकफुट पे रखने के लिए करते हैं। पहला जो गर्म महाज खुला वो यूक्रेन का है। यूक्रेन के बाद अब जो अगला गर्म महाज खुला है, यानी जिसे हॉट वॉर आप कहते हैं, वॉर ऑफ वेपन्स या विद वेपन्स, तो अब ये हुआ है। और ये आप समझ लें कि इज़राइल वर्सेस 57 कंट्रीज़ हैं। नुकसान फ़लस्तीनियों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है मज़ीद भी होगा, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, कल्चरल फ्रंट पे या वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के फ्रंट पे चाइनीज़ जो हैं वो गेन कर रहे हैं और अमेरिका और इज़राइल जो है वो लूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो पंच लाइन है कि समथिंग हैज़ टू बी गिवन, ये फ़िक्राना कमेंटेटर बोलते होते हैं जब क्रिकेट मैच हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एवरेज चाहिए हो तो फिर वो उसमें विकेटें जाती हैं। तो अब इज़राइल और अमेरिका दे विल हैव टू गिव समथिंग, और फ़लस्तीनियों को और मुस्लिम वर्ल्ड को बहरहाल इसमें से कुछ ना कुछ मिल चुका है। अब चूँकि ये 9/11 कहते तो हैं, लेकिन 9/11 का एक ना वीकर साइड ये है कि ज़्यादातर जो थिंकर्स या राइटर्स हैं वो उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही मानते हैं, लेकिन ये वाला फॉल्स फ्लैग नहीं है। तो ये इसको आप, चूँकि चाइनीज़ का ज़रा स्टाइल और है, रशियन भी उन्हीं की तरह चलते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि अमेरिका और इज़राइल पे या वेस्टर्न लॉबी पे बाकायदा अटैक हो चुका है। सर, गो करने वाले बहुत थोड़े थे, नुकसान वो बहुत थोड़ा कर सके। अब जंगों का तखमीना लगाया ही नुकसान से जाता है, तो क्या कह सकते हैं कि कितने लोग मरे, कितने किडनैप हुए, कितनी बिल्डिंग्स तबाह हुई। तो आप कह सकते हैं
कि ये ना एक न्यू फेज़, एक न्यू होती है, एक न्यू होता है। जिस तरह कभी कोई किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के अंदर ब्लास्ट हो सकते हैं, वो जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो तो चले उनका इंटरनल अफेयर ही लगता है अब भी, लेकिन ये वाला इंटरनल अफेयर नहीं है और इसमें अब मामला जो है वो गड़बड़ में जा चुका है। अच्छा सर, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने कही हैं। पहला, हाउ आर यू ब्रिंगिंग, किस पर्सपेक्टिव में चाइना का रोल, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। दूसरा, आपने कहा है कि पैलेस्टीनियंस को उनको वी हैव गेन्ड समथिंग, बाय वी मीन द मुस्लिम वर्ल्ड, किस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये है कि इज़राइल और अमेरिका, इज़राइल एक ऐसा कंट्री है एशिया में जिनको ना अमेरिकन कबूल करते हैं। इससे पहले ये दर्जा किसी हद तक टर्की को हासिल था, जब लगता था कि टर्की को भी वेस्टर्न जो यूरोपियन यूनियन है उसका मेंबर मान लिया जाएगा। एक मुल्क साउथ कोरिया है जिसको बहुत हद तक अमेरिकन जो है वो अपने जैसा मानते हैं। एक मुल्क फिर इसके अलावा आप सिंगापुर को कह सकते हैं। इसके अलावा बाकी का जो एशिया है वो अमेरिकन को कतई सूट नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये इस हवाले से ये बताता जाऊँ चलूँ कि अमेरिकन ने अपना जो है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, या जो उन्होंने क्रैश किया है ईस्टर्न सिविलाइजेशन को, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ना अभी तक इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको इस्तेमाल किया और इस इलाके में पेनिट्रेट किया था। और उसके बाद अब इज़राइल के ऊपर जो हुआ है ना, ये जो सवाल अगर मैं उसको एग्जैक्टली पकड़ूं, एक तो अब ग्रेटर इज़राइल का जो आइडिया दहाइयों पुराना ख्वाब था वो फ़िलहाल आप समझ लें कि यकदम रुक गया है। मिसाल के तौर पे 6 से 7 मुल्क थे जो ना एक्सेप्ट करने जा रहे थे इज़राइल को, जिसमें सऊदिया भी था। सऊदिया के फरमारवा का इंटरव्यू भी आ गया था कि उसने कहा था कि एवरी डे क्लोज़र, इवन क्लोज़र, को इस तरह के अल्फाज थे। अब झगड़ा पाकिस्तान तक पहुंच चुका था कि ये भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो अब वो मामला जो है वो खटाई में पड़ गया। अच्छा, उस मामले का खटाई में पड़ने का मतलब ये है कि अमेरिका का जो एक स्टेशन था एशिया के अंदर वो अब उखड़ गया है। यानी आप यूं कह लें कि जिस तरह जंग होती है ना, तो कोई अहम चौकी होती है या वो जो बैठे होते हैं एक बंकर में फौजी, तो वो अमेरिका के हाथों से जो है ना, यानी अमेरिका ने वो खो दिया है। और उसके ऊपर जिसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पहले डिप्लोमेटिक कू कहा जाता था, अब ये जियो स्ट्रैटेजिक कू भी जो है वो हो चुका है। अब आप कहें ना कहें, this way or that way, somehow the other, sooner or later, hotter or warmer, Chinese and Russians are behind it. ये बात इसके बगैर ये मुमकिन बिहाइंड दी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह से हमास ने ऑपरेट किया, उसमें साफ नज़र आता है कि कोई ना कोई बड़ी पावर ऐसी थी जिन्होंने कोई फंडिंग भी की, जिन्होंने कुछ वेपन भी दिए, या जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग भी की। और इसकी जो शाहरा बनी है या जो बाईपास बना इसका, जिस रास्ते ये सारा कुछ किया है, उसका नाम ईरान है। राइट सर, लेकिन चाइना पे आई वांट टू फोकस अभी। अब मुझे बताइए, दोबारा आपने कहा कि चाइना ने गेन किया, चाइना ने इसके पीछे व्हाट हैज़, किस तरीके से आप इसको चाइना के साथ रिलेट कर रहे हैं? बुनियादी झगड़ा वही चल रहा है कि चाइनीज़ ने सुपर पावर के तौर पे अपने आप को मेंटेन करना है कि नहीं करना। अमेरिकन ऑल आउट जा रहे हैं, यानी आप यूं कह लें कि जितना मुमकिन आप अटैक कर सकते हैं, चाइनीज़ वो नहीं करते। चाइनीज़ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत चल रहे हैं, टूल्स के साथ चल रहे हैं। मतलब इंडिया को अगर वो चाहें तो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो उधेड़ के रख दें, लेकिन आपको कहीं खबर नहीं आएगी कि चाइनीज़ आर्मी फ़लाँ जगह गई है, इतने ट्रुप्स गए हैं। लेकिन अमेरिका किस इलाके में नहीं गया ये ढूंढने से भी बंदा वो जगह नहीं ढूंढ पाता। तो ये बड़ा एक क्लियर कट डिफरेंस है। और ये ना आपने अपनी एनिमी को या राइवल को जो बैकफुट पे करना हो, उसके लिए 2 वार्स होती हैं। एक होता है एट्रिशनल वॉर, एक होता है प्रिवेंटिव वॉर। तो ये चाइनीज़ के हिसाब से आप मान लें कि चाइना ने नहीं भी किया, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव और एट्रिशनल वॉर स्टार्ट हो गई है। एट्रिशन को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ।
दो पत्थर जब आपस में टकराते हैं ना तो दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो गिरता है। ये दरिया के अंदर ना जब पत्थर टकराते हैं या हवा की वजह से उड़ने से। अब अमेरिका की ग्रेजुअल अट्रीशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ तक इस वक्त तक जिस तरह आप एक मैच की कमेंट्री करते हैं, अमेरिकन ने अपना सारा कुछ दांव पर लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि समथिंग और एवरीथिंग। तो अमेरिका इज गोइंग फॉर एवरीथिंग, कि नहीं किसी भी कीमत पर, लाइक रशिया। अच्छा, फिर इसमें ना एक हिस्टोरिकल इनर्शिया भी होता है, एक हैबिट होती है जीतने की, आपको नंबर 1 रहने की। वो खुद फरेबी भी होती है, आप उसे खुशफहमी कह लें या गलत फहमी कह लें। अब ये अल्फाज बज़ाहिर दो एक ही तरह के हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ होते हैं। तो अमेरिकन के जहन में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रशिया को डिफीट करना, तो वो थोड़ा सा ना एक तरह का सेल्फ एब्जॉर्ब जिस तरह हो जाता है, तो अमेरिकन की सिचुएशन हो चुकी हुई है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, बज़ाहिर ये इस टॉपिक से हटके है कि अमेरिका एक्सप्लोजन का नहीं, इम्प्लूजन का शिकार हो रहा है। इम्प्लूजन का मतलब ये होता है कि आपको बाहर से कोई नहीं मारता, आप अंदर से टूटते हैं। तो आप यूं भी कह लें सादा लफ्ज़ों में कि ज़ाहिर आपका टॉपिक ज़ाहिर है पैलेस्टाइन इज़राइल है, लेकिन ब्रॉडर रेंज में, यानी आप इस माइक को यहाँ की बजाय अगर यूं देखें तो आपको नज़र आता है कि वर्ल्ड अफेयर्स पर अमेरिकन जो ग्रिप है वो लूज़ हो रही है। और उसके अंदर जो दो आम बातें हैं, ये दो इंडिकेटर हैं। एक, चाइना मुस्लिम वर्ल्ड को एक एक्टर के तौर पे खड़ा करना चाहता है, और दूसरा वो अफ्रीका को भी वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर एक एक्टर के तौर पे खड़ा करना चाहता है। बिल्कुल। अब इसमें जाहिर है बात है, उसका फ़ायदा है, उसको इस्तेहकाम चाहिए। मसलन चाइना के लिए जो बहुत बड़ी थ्रेट है कि चाइना को ना 14 मुल्कों का बॉर्डर लगता है। ये बड़ी मिक्स ब्लेसिंग होती है। ये 14 में से एक के साथ आपके हालात ख़राब हो गए तो समझे बाकी 13 साइड पे चले जाएंगे। अब चाइनीज़ ने जब बढ़ना है आगे तो उन्होंने वेस्ट की तरफ बढ़ना है, जिस तरह सेंट्रल एशिया आता है, पाकिस्तान आता है, आगे ईरान आता है। जिस दिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर वो नया नक्शा दिखाया और बताया कि इंडिया से सऊदीया और ये हम एक रूट बनाएंगे, आप कह लें कि सादा लफ्ज़ों में वो चाइनीज़ के लिए एक थ्रेट थी। राइट। तो उसको फिर काउंटर कर दिया उन्होंने। वाह। अच्छा, कमिंग बैक टू मिडिल ईस्ट नाउ, आपने अभी कहा कि आपको लगता है कि जो ग्रेटर इजराइल का ड्रीम था दैट इज नाउ, मतलब अब तो खटाई में पड़ गया। लेकिन सर आपको मतलब क्या, हाँ, एक बात और, सॉरी जी, एक चीज़ और जो जिसका अब ज़्यादा नज़र आता है वो ये है कि अब यहाँ 2 रियासतें भी कायम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे इज़राइल भी अपने आप को मनवा लेगा और उसके साथ पैलेस्टाइन को भी मिल जाएगी जगह। अच्छा, अब अगर पैलेस्टाइन को समय लेके रुपए में से 25 पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर वो 25 उनके अपने होंगे, वो वहाँ पे आ जा सकेंगे, वो एक्टिविटी कर सकेंगे, वो मर्जी की बिल्डिंग। फ़िलहाल तो वो एक क्या जो सबसे मशहूर फ़िक्रा है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल थी ये। हाँ, जानी नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब लोग कहते हैं जी आप तो ये बात बड़े आराम से करते, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो पहले वो मरहलावार मरते थे, अब वो यकदम मर रहे हैं। तो अब जो सख्त अल्फाज हैं, सख्त पोजीशन है, इंसानी जानों का ज़िया है, अब जितने भी फ़लस्तीनी बचेंगे वो सुथरा जिएंगे। राइट। आपको ये लगता है? हाँ। लेकिन सर आपने जो पॉइंट, जो मैं क्वेश्चन पूछने लगा था कि सऊदी अरब है या दूसरे जो ममालिक हैं जो अभी इंक्लाइंड थे इसको रिकग्नाइज़ करने में, क्या एक फैक्टर हो गया शॉर्ट टर्म में? मैं समझता हूँ उन्होंने डिटेल कर दिया, प्लान नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसे रीजंस हैं कि इन द लॉन्ग रन भी आपको लगता है क्या वो दोबारा इस तरफ नहीं आएंगे? एक बहुत बड़ा वेरिएबल जो सामने आ रहा है ना और ग्रेजुअली इस्टेब्लिश होता जा रहा है वो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का है। दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसकी आबादी, वो शराब पीते हों, वो हैमबर्गर भी खाते हों, वो कसिनो भी जाते हों, वो डांस भी करते हों, वो नमाज ना भी पढ़ते हों, तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि वो इज़राइल के बहरहाल ख़िलाफ़ है। इज़राइल को कोई भी मुल्क किसी भी तौर, मसला आप इसको छोड़ दें, मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ इंटरेस्टिंग। आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि पिछले 10 साल में या 5 साल में कितने हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इज़राइल का विज़िट किया है, तो आपको मोदी के अलावा कोई भी बड़ा जो है वो नहीं मिलेगा।
फिर आपको मज़ीद हैरानगी होगी, मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के अंदर फितना फैलाने के लिए जो तकरीबन मज़हब नुमा फितने दो शुरू किए गए, आपकी मैं वसातत से लोगों को बताता चलूँ कि उनके हेडक्वार्टर भी इज़राइल के अंदर मौजूद हैं। और अब पहले वो बातें बड़े तरीके से पता चलती थीं, अब वो बातें आम लोगों तक फैल गई हैं। अच्छा, मुस्लिम दुनिया में एक और मजीद डेवलपमेंट आ रही है। एक सर्वे किया गया, ओपिनियन लिए गए, तो चूँकि ईरान एक एहलतशी कंट्री है, तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 90% सुन्नी जो आबादी है उन्होंने भी कैटेगरिकली कहा जी हम ईरान के हमायती हैं, और हम मतलब कोई इसके आगे के अल्फाज हैं कि जी हम तो अब उसी को मानते हैं। वाह। क्योंकि ये उसने किया है। देखें, ये नस्लों की जंग थी, नस नस में जंग थी। फिर आप अदर देन मुस्लिम, मसला आप रोनाल्डो को देख लें, वो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किस तरह से बोलता है, उसका पैगाम आता है, वो कौन सा झंडा उठाता है, तो ये बहुत गैर मामूली बातें हैं। फिर कतर में भी एक दफ़ा फुटबॉल हो चुका हुआ जी है। जी जी। तो अब दुनिया में असल जंग तो रही, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की गई है। फिर इसी तरह से जो मतलब आप कह लें कि 19% भी न्यूट्रल बंदा है ना, तो पब्लिक ओपिनियन, हाँ इसमें इजराइलियों की और किसी ने मदद की है या नहीं की, आई एम सॉरी कि मैं मेंशन नहीं कर सका। मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा जंग फ़लस्तीन की अल जज़ीरा चैनल ने लड़ी है। राइट, हाँ जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, और उसने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। मसलन वो ज्यूज़ को भी ले आता है, उनकी भी राय लेता है। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात थी कि दोनों फ्री कैन के दरमियान ना लव एंड हेट के दरमियान का कोई रिलेशन नहीं था, या कुछ जो चंद एक लोग थे वो बिल्कुल लव में थे, बाकी हेट में थे। तो मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग जो है वो आगे बढ़ा है। जो बात मैं आपको बैन सतूर कहना चाह रहा था, मैं आपको थोड़ा खुल के बता दूं। Jews are not liked around the world। मतलब आपको बात बड़ी अजीब बात बताता हूँ। हिटलर ने जब ज्यूज को मारा तो आपको जो सबसे बुनियादी वजह उसका पता होना ज़रूरी है। ज्यूज को इनसे ये थ्रेट होती थी कि ये मेरी इकोनॉमी को हाईजैक कर लेंगे। हिटलर का जो वजीर खारजा था, आप जाके नेट पे सर्च करें, जल्दी उसका नाम नहीं मिलेगा। ही वॉज अ ज्यू। Last Jew who was tested by Hitler was his finance minister। उसको उसने कहा कि ना मैं अपनी करेंसी की ना डिवैल्यू करने लगा हूँ, तो आप ये बात अभी बाहर ना निकालना। चंद दिन उसने वेट किया तो उसने रिपोर्ट ली, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ ज्यूज जो हैं वो जर्मन करेंसी को छोड़ के तो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला यहूदी जिसको जर्मनी में मारा गया वो हिटलर ने अपने हाथों से मारा था, और वो उसका अपना एक वज़ीर था, अगर वज़ीर ख़जाना नहीं भी था। अब ये बात लोग पब्लिकली आने नहीं देते बाहर, करनी तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बहरहाल यूरोपियन को भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो आइडियालॉजी ज्यूज की है, हम तो उतना नहीं स्टडी करते, हम जज्बाती तौर पे ज़्यादा रहते हैं, वो ये है कि ये उनका फेथ है कि वी आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात और क्रिटिकल और बताता चलूँ। कोविड को दुनिया अभी तक नहीं भूली, और दुनिया में अभी तक जितना कंसेंसस हुआ है, जितना कुछ की, एक फिल्म थी, इससे फियर ज़्यादा क्रिएट किया गया, डेथ्स उतनी नहीं हुई, और अभी तक का कंसेंसस यही कहता है कि वो जो भी जरसूमा था वो इज़राइल ही में बना था। वेस्ट एक्सपर्ट यहाँ तक कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये इतने डेंजरस लोग हैं कि इनका अगर बस चले तो ये बाकी नस्लों को वाइप आउट भी कर दें और पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी और तसल्लुत। देखें ना, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इज़राइल एक मजहबी रियासत है। इज़राइल का आइन जो है वो तौरात है। हमें वैसे यहाँ से ये सीखना चाहिए कि मज़हब के साथ भी तरक्की हो सकती है अगर आप उसको किसी ढंग से लेके चलें। सो इनका वो जो लेगेसी यूरोप वाली है ना, उसको भी यूरोप अभी तक भूला नहीं है। गो हिटलर ने बहुत क्रूअल काम किया कि उसने मारने ही शुरू कर दिए, लेकिन जब आप उसकी रीजंस पे जाएंगे तो रेशियल सुपीरियरिटी, और एक बात
जब भी जहां भी आप जाएंगे आपको नजर आएगा कि ये लोग इकोनॉमी होल्ड करते हाँ हैं। जी सर, ये तो हिस्ट्री के अंदर पहले भी जो फैसिलिटेट करते थे करेंसीज की मूवमेंट, गोल्ड की मूवमेंट, दे यूज्ड टू बी जूस। ये तो किताबों में सर, हर आप ये जगह कह लें कि ये एक माइंडसेट है, माइंडसेट है। लेकिन उस माइंडसेट की जो डेंजरस बात है, आई एम नॉट श्योर कि अब जाहिर बात है मजहब तो कोई भी तलखी नहीं सिखाता। जी। ये एक होती है चीज उसे कहते हैं इन द रिलीजन, एक होती है इन द नेम ऑफ रिलीजन। हाँ जी, जो चीज आप इन द नेम ऑफ रिलीजन डिस्टेब्लिश कर लेना वो बड़ी खतरनाक होती है, और वो इन लोगों ने इस्टेब्लिश की हुई है। एब्सोल्युटली। सर, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्कस अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और आपको जी, बता दूं जी, कि यहाँ पर ना चाइनीज ने एक और महाज गर्म करना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं फ़लस्तीन को सिर्फ फ़लस्तीन के तनाज़र में नहीं, जी, इसके और भी बैटल फील्ड्स हैं। वो ये है कि इंडियन ने के ना स्क्रूज अब ग्रेजुअली चाइना टाइट करता जा रहा है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि एशिया में जो मुल्क बाबंगे दोहल ओपन ऑल आउट इजराइल के साथ खड़ा है उसका नाम इंडिया ही है। वो उनका मीडिया इनको टेररिस्ट कहता है, हमास वालों को इसको टेररिस्ट अटैक कहता है, और इजराइल की सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने कहा 2017 में गालबन मूदी वहाँ पर गया भी था। अब ये इससे ये हुआ कि इंडिया और क्लियर होके सामने आ गया। अच्छा, उसका मर्जी है या हक है, लेकिन ये सब बातें चाइना भी तो देख रहा है ना। देखिए, हम वर्ल्ड फेयर पता क्या चलते हैं, ए का तल्लक बी के साथ क्या है, बी का सी के साथ क्या है, सी का डी के साथ क्या है, डी का ए के साथ फिर क्या है। जी। तो उसमें अब कट टू साइज जो चाइनीज ने शुरू कर दिया है वो इंडिया है। ट्रांस हिमालयन मतलब वो मीटिंग्स कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप जिस दिन स्टार्ट हुआ है उन्होंने किया है। फिर उसके बाद उसमें मंगोलिया था, अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, नेपाल को उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने बड़े क्लियर कट सिग्नल दिए हैं इंडियंस को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर आपने ये खबर तो सुनी होगी, पिछले माह से ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश जो कोई 82,000 स्क्वायर किलोमीटर की रियासत है उनको वो क्लेम कर चुके हैं। उसकी 15 से ज़्यादा मकामात को चाइनीज़ के नाम दे चुके हैं, और नया अपना स्टैंडर्ड मैप वो जारी कर चुके हैं। सो जंग सिर्फ इजराइल में नहीं हो रही, जंग सिर्फ यूक्रेन में नहीं हो रही, जंग पाकिस्तान में भी जारी है, जंग सऊदी एशिया में भी जारी है। अब मैं इसको ब्रीफ कर दूं। एशिया के अंदर 2 इलाके इस वक्त ट्रबल में हैं। मसलन पाकिस्तान, कोई दूसरी राय नहीं है, मुआशी जंग ज़दा मुल्क है। दुनिया की किसी जंग ज़दा मुल्क की करेंसी आपका ये एरिया है। अगर इतनी तेज़ी से गिरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा। नंबर 2, फिर जिस तरह से अमेरिकन पाकिस्तान से चाइना को आउट करना चाहते हैं, तो अब उसका हल इंडियंस ने पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी लॉबी इतनी तगड़ी नहीं है, अमेरिकन की है। वो सिविल हो, वो मिलिट्री हो, वो पॉलिटिकल हो, वो मीडिया हाउसेज हो। तो इन चाइनीज़ ने अब जो उसका हल निकाला है कि चूँकि आप ये बात ज़हन में रखा करें कि इंडिया वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते में, बड़ा मुल्क, जो ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मानता है ना सीप पैक को मानता है। अब होगा क्या, जो बार बार आपका सवाल था, उसका एक जो मास्टर आंसर है ना, फार्मूला आंसर अगर मैं दे सकता हूँ, तो वो ये है कि एशिया की ये जितने ममालिक में कॉन्फ्लिक्ट है ये उस वक़्त तय होंगे, उस वक़्त ये मेल्टिंग पॉट में से बाहर आएंगे। कि ये मेल्टिंग पॉट बनते हैं कि सैलड बाउल बनते हैं जब अमेरिका या चाइना में से एक की डोमिनेंस वाज़ेह नहीं होगी। मतलब आप आज के इस डिस्कशन में सारा कुछ भूल जाएं और आप चाहते हैं कि लेकिन आपको ख़बरों का पता चलता रहे, तो आप ये देखें कि अमेरिका और चाइना में से कौन सा मसल किसका वीक हो रहा है, किसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मसलन चाइनीज़ को भी सेटबैक पहुंचा है। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि जिससे लगा है कि मसलन वेस्ट इस वक्त एक इस नशे का शिकार है कि चाइना को किसी तरह हम स्लो ही कर पाए। हाँ जी। मतलब उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको जीरो ही कर पाए। हाँ जी। तो लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन, लेकिन रिलेटिव। लेकिन उसके अपोजिट देखिए, अमेरिका की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ वॉर्स, वो बढ़ रही है। अमेरिका के महाज अब बढ़ रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा बैनल स्तूर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अदर देन ग्रेट ब्रिटेन
जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी अब थोड़ा सा न्यूट्रल होना स्टार्ट हो चुके यस सर, यूरोपियन यानी बेसिक अलायंस अमेरिका, इजराइल, ये बरतानिया और आप इंडिया का कह सकते हैं कि ये उनकी सेम फुटिंग पे। जी जी सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था जो मेरे जहन में आता है, आई एम श्योर सबके आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर पे यूएन, व्हाई इज इट सो टूथलेस? नहीं देखिए, ये तो सवाल पूछते ही इसका जवाब आपको मिल जाता है। इसके मतलब मैं तो क्या करता हूँ, दे आर डिबेटिंग फोरम्स, दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन तो उसको मानेंगे ना आप जो कोई डिसीजन ले। यहाँ तो डिबेट्स होती है, एक आते हैं लोग, चले एक थोड़ा सा शो ऑफ हैंड्स भी हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि इजराइल और दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए अमेरिका ने जितनी बार वीटो किया हुआ है, बाकी तमाम पावर्स ने टोटल उतनी दफ़ा जो है वो वीटो इस्तेमाल नहीं की हुई। तो यूनाइटेड नेशन ने कंसिडर करना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर के अंदर आपका कौन बंदा गया, उसने कैसी स्पीच की, उसने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, बस इससे ज़्यादा उसकी औकात। सर फाइनल क्वेश्चन के फिर मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी हर वक्त रहती है, हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट अभी जो आपने बात की है वो तो एक बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव लगा है कि आपने आगे। डू यू थिंक कि फिर ये दोबारा एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रीजन दोबारा से, मतलब पैलेस्टीनियन एंड इजरायली इशू आफ्टर दिस डेवलपमेंट? नहीं देखिए, उसका फिर इंसार जो मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत कम होता है कि आप फार्मूला आंसर को दे सकें, लेकिन मैं आपको फार्मूला आंसर आपको आपके ऑडियंस को दे के जा रहा हूँ। इस खित्ते की तकदीर, पूरे एशिया की तकदीर का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ चाइना और अमेरिका की वॉर पे है। जैसे जैसे चाइना डोमिनेट करेगा, जैसे जैसे चाइना का अमल दखल बढ़ेगा, इस खित्ते में पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर कभी कहीं किसी जगह, मैं इसके साथ खुदा ना खास्ता नहीं लगा रहा, चाइनीज़ भी बैकफुट पर गए, तो फिर आप समझ लें कि बची खुची कसर भी अमेरिका और इजराइल जो है वो निकालेंगे। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। थैंक यू।